साथियों ने मुझे आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले कांटेक्ट किया कि स्टूडेंट से बात करना है, प्राइमरीली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की, तो आई इमीडिएटली अग्रीड, क्योंकि सच बता रही हूँ मैं कि among all the classes I take from BA Part 1 to Masters and sometimes also PhD coursework, BA Part 1 is the most, amazing kind of crowd, which I believe that with a kind of enthusiasm and the kind of energy जो वो लेकर आते हैं, वो मुझे लगता है जैसे कि अखिलेश भी बोल रहे थे, with time in a way वो डिसिपेट भी होता जाता है कहीं ना कहीं। तो आप मुझे लगता है ज्यादातर यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कितने फर्स्ट ईयर के हैं और नहीं भी है तो कोई नहीं, मतलब लेकिन बीए के हैं, है ना। तो बात वहीं से शुरू करूंगी, हालांकि मुझे करियर गाइडेंस के बारे में बात करनी है, और करियर गाइडेंस के बारे में बात करते हुए आपके साथियों ने काफी कुछ जो है ऑलरेडी उसकी जो सीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं जो है चढ़ चुके हैं, ये कहते हुए कि पॉलिटिकल साइंस एक टाइम में नहीं भी रहा होगा, लेकिन आज आपको पता है कि सबसे सॉट आफ्टर जो है कोर्स है, और एक टाइम में जो इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर वाला जो क्रेज था वो पॉलिटिकल साइंस का है। डीयू में भी जो है ऑलमोस्ट 100% तक का कट ऑफ जो है बेस्ट कॉलेजेस में जाता रहा है, और अब तो हम सीयूईटी के मोड में आ गए हैं। तो और उसकी बहुत एक ऑब्वियस रीजन है कि अभी भी हमारा जो एक मेन सोच है वो कि सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मच ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कवर इन पॉलिटिकल साइंस वो आपका सिविल सर्विसेज में, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप जो है आना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या अलाइड सर्विसेज में, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा विषय जो है वो ऑब्वियस चॉइस जो है वो है। तो वो तो है ही, और मुझे लगता है कि उस माइंडसेट में हम सब जो है रहते भी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं आपके एज ग्रुप को सोचती हूँ, और मैं आज से 15 साल पहले आपके वाले फेज में थी, ठीक इसी यूनिवर्सिटी में जब मैं बीए करने आई थी, ठीक है, तो आई हैव सीन ऑल दैट फेज, और मतलब 3-4 जो करियर चॉइसेस हमारे टाइम में भी होते थे, उनमें एक तो चलिए ठीक है, अगर आप एकेडमिक्स करते हैं, लेट मी टेल यू कि एकेडमिक्स कितने लोग जो हैं प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बहुत कम, मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि 40 है, उसमें से 5-6 हाथ हमें दिख रहे हैं। तो हमारे टाइम में भी एक्चुअली में क्योंकि इतना लंबा जेस्टेशन पीरियड हो जाता है पढ़ाई लिखाई का, आप बीए करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करना, और कई लोगों के लिए बेसिकली जिस तरीके के पृष्ठभूमि से यहाँ पर लोग आते हैं, रूरल सेमी अर्बन बैकग्राउंड के लोग आते हैं, उनके लिए कई बार एक लंबी पढ़ाई प्रक्रिया को कर पाना, और गिवन द चैलेंजेस मेनी पीपल हैव टू फेस इन द फैमिली, नहीं हो पाता है, ठीक है। मैं खुद अपने बारे में बता रही हूँ कि जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, तो मुझे अपने आसपास में ये सुनने को मिलता था, मैं बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, झारखंड में, देवघर, नाम सुना होगा अगर आपने, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, तो मुझे ये कहा गया पीएचडी तो कभी भी कर सकते हो, उसके लिए मतलब अभी अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है, मतलब पीएचडी समथिंग जो आप कभी भी कर सकते हो, और उसके लिए इतना ज्यादा क्या अलग से खास करने की जरूरत है कि आप रिसर्च करोगे और डिग्री लोगे, प्रोफेसर तो आदमी कभी भी बन सकता है, इस तरह की अवधारणा। और मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी की जो बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार में, जो कि आपके पास बीएचयू है, और जब मैं बीएचयू आई तो मुझे समझ में आया कि मतलब मैं करने तो सिर्फ बीए आई थी, ठीक है, और आप में से कई लोग अभी इसी उधेड़ बुन में होंगे कि हम बीए करने आ रहे हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। इसमें से कितने लोगों का जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है? काफी लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस वाले, ऑब्वियसली क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पे ही फोकस है। तो गिवन जो मेरा समय था जब हम सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, बीएड करके टीचर बन जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, ये 3-4 करियर ऑप्शंस, ठीक है, मैक्सिमम आप मास कॉम करके जर्नलिज्म, इसके अलावा हम बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं सोच सकते थे। कुछ लोग एमबीए करके मैनेजमेंट और मार्केटिंग में चले जाते थे, यही 4-5 करियर चॉइसेस हमारे पास थे। एंड लेट मी टेल यू, अपार्ट फ्रॉम द क्लासरूम स्टडीज, क्यों मैं ये बात आपको बता रही हूँ, इसलिए भी क्योंकि जब मैं ये देख रही हूँ ना कि ये डिस्कोर्स सोसाइटी या तमाम अलग अलग क्लब्स जो कि अभी स्टूडेंट रन क्लब्स है वो चल रहे हैं, इतनी खुशी होती है मुझे, क्योंकि अब जो है ना, हमारे टाइम में ये था कि डिग्री लेनी है, पढ़ाई करना है, अच्छा करना है, ठीक है, दैट्स इट, दैट वाज इंपॉर्टेंट। कि मुझे लगता है अब जो आपके जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो कि डिग्री लेना ना मिनिमम चीज है जो आप इस यूनिवर्सिटी से करके जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन डिस्टिंक्शन के साथ, वो मिनिमम
क्लासरूम से आप सोचेंगे 1 घंटे में टीचर आपको आके गुट्टी पिला के चला जाएगा, नहीं, ये नहीं संभव है। एक ऐसे आपको पता है कि हम भी एक अलग तरह के परिवेश में काम करते हैं। मेरी क्लास में अभी हाल तक बीए पार्ट 1 में अगर कोई मेरी क्लास 130-40 बच्चे बैठ रहे थे, मैं बता रही हूँ, ठीक है, सेक्शंस है, बट 100 से लेके 125 बच्चे होते हैं क्लास में, ठीक है। तो एक टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए भी, इवन दो आई ट्राई कि आफ्टर क्लासेस कि हम बातचीत कर पाए, ठीक है, उस तरीके से हम सोच पाए, लेकिन एज समवन हु इज a few years ahead, was born a few years ahead of you, कुछ साल पहले मैं पैदा हुई, और अच्छी चीज ये है कि मैं भी इसी माहौल में बीए में मैंने किया है, ठीक है। तो मैं वही बता रही थी आपको कि एक बहुत अंतर तो आया ही है टाइम के साथ। तो हमारे टाइम में ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए बात नहीं कह रही हूँ कि आप बड़े लकी हैं कि आपको ये सब कुछ मिल रहा है। आप लकी नहीं है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आप बैक बेंचर मेंटालिटी में बने रहे, लेकिन हमें बोलना नहीं है। मैं यूजुअली अपनी क्लासेस में, इन माय एवरी क्लास बीए में, व्हाट आई डू इज दैट कि आफ्टर माय क्लास एंड बिफोर आई बिगिन माय नेक्स्ट क्लास, आई विल आस्क a few students कि कौन मेरी इस क्लास को समराइज करेगा, 3-4 लोग, ठीक है, या बिफोर आई बिगिन माय नेक्स्ट क्लास, बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट कि जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, उसमें से कुछ आप ऐसे पॉइंट्स निकाल कर लाएं जो आपको याद रह जाए। इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न थिंग्स, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू रिटेन व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम अ चैप्टर और फ्रॉम अ लेसन, जो आपको याद रह जाए, ठीक है। तो हम पढ़ते बहुत कुछ है, सुनते बहुत कुछ है, और एक ऐसे जमाने में हम रह भी रहे हैं जहां पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि फोकस कैसे किया जाए, ये हम सबके लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज है, isn't it? तो हमारे टाइम में हमारे पास एक बुक शॉप होता था, स्टूडेंट फ्रेंड्स में हम जाते थे, कुछ रेफरेंस बुक्स होते थे, और वो भी कई बार नहीं मिलते थे, ठीक है, और ऑनलाइन ऑप्शन भी नहीं था ऑर्डर करने का, क्योंकि तो ऑनलाइन आप ले लेते अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, ठीक है, वो भी ऑप्शन नहीं था, तो बस उसी को रिलाई करके पढ़ना। अब पर आपके पास तो अभी ऑनलाइन सोर्सेस हैं, यू हैव यूट्यूब लेक्चर्स, यू हैव डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस, डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है, और आप कंपेयर भी करते हो कि भाई जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर को आप देख रहे हो, तो क्या बेटर आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, वो चीज हो सकती है। तो इतना ज्यादा अवेलेबल है मटेरियल कि उसमें क्या फॉलो किया जाए और क्या नहीं किया जाए ना, इसके लिए नीड अ गाइडेंस, ठीक है, because you have an inundation of basically so many things, so many resources on each topic, तो कैसे फोकस बनाया जाए, इसके लिए you need the guidance, ठीक है, क्योंकि at this age you may not be able to actually realize कि कौन सी जो सोर्सेस है उनको ट्रस्ट किया जाए, कौन से सोर्सेस को ट्रस्ट नहीं किया जाए। तो बात वहीं से आगे बढ़ती है। आपके जनरेशन को मैं सोचूं अगर, तो मैं अपने टाइम में थोड़ा जो है चली जाती हूँ, ट्रांसपोर्टेड हो जाती हूँ, और मुझे लगता है हम सब जो है इस एज ग्रुप में फैमिली प्रेशर, बिकॉज यू हैव कम टू अ यूनिवर्सिटी, यू हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, हम हमें से कई लोगों के लिए ना बाहर आकर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ पाना भी ना एक लग्जरी है, कई लोगों के लिए मुझे लगता है, एक जनरेशन के लिए। कई लोग आप में से होंगे जो प्रोबेबली यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त करने वाले, पढ़ा होगा आपके घर में लोगों ने, ठीक है, वो पहला जनरेशन होगा। पहला जनरेशन नहीं भी हो तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं कई सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, या उस तरीके से आपको भेजते हैं कि नहीं आप लड़का या लड़की बाहर पढ़ने जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको करना है, तो वो प्रेशर रहता है हमारे ऊपर कि नहीं हमको अच्छा तो करना है, ठीक है, वो चीज है। यहाँ के फ्रेंड्स भी हैं, सोसाइटी है, क्लासरूम है, सब कुछ है, लेकिन इन सबके बीच में ना जो मैं आपको बात बता रही हूँ, और आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसमें ना आइदर और वाला मामला नहीं बनाना कि या तो हम पढ़ेंगे और या तो हम डिस्कस सोसाइटी करेंगे, या तो हम मूवी देखेंगे, या तो हम घूमेंगे, ये सब जरूरी है फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट, इट इज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको अब डिसाइड करना है कि उसमें आप किस चीज को कितना टाइम देंगे, वो सब बताने के लिए आपको टीचर्स हैं, ठीक है। तो एज अ टीचर मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आप जो है हमारा लेसन या हमारा चैप्टर या एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप बाकी सब कुछ को भूल जाए, नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी मूवीज देखना भी जरूरी है अगर वो सोशली रेलेवेंट है। अभी एक बड़ी अच्छी सीरीज आई है द रियल वुमेन, मैंने देखी नहीं है पर बहुत चर्चा में है ना, आप में से किसी ने देखी है? अच्छा देख भी ली है कई लोगों ने, चलो बढ़िया। तो वो भी जरूरी है। अगर हम सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके कोर टेक्स्ट के अलावा ऐसा नहीं कि हम बाकी
लिटरेचर ना पढ़े, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्शन भी पढ़िए, ठीक है। अगर मैं आपको एक टारगेट दूं, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि हर दिन के बेसिस पे आप कितना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक टारगेट बनाइए। अगर मैं आपसे रीडिंग स्पीड पूछूं कि एक दिन में आप कितने पेजेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब मैं जेएनयू गई थी एमफिल करने, तो मैं आपको बहुत मतलब अपना जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बता रही हूँ। हमारे कोर्स वर्क में every day we were supposed to read 100 pages and come, ठीक है, बहुत छोटी क्लास होती थी एमफिल कोर्स वर्क की, और मुझे तो लगा मतलब कि मैं आई एम डन, आई कैन नॉट 100 पेजेस फॉर वन क्लास, 3 क्लासेस मिनिमम होती थी हर दिन, और मुझे लगता था हाउ एम आई गोइंग टू डू, बट द टीचर सेड कि आपको करना ही है, ठीक है, आप 80 ही पेज पढ़कर आएंगे, ठीक है, बट दैट वाज रियली अ चैलेंजिंग टाइम। लेकिन मुझे लगा कि आप पढ़ना मतलब सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना कि आप कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ के बस खत्म कर दे रहे, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स, कॉम्प्लेक्स रीडिंग्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रीडिंग्स आपको उसको समझना है, उसके आर्गुमेंट को समझना है और फिर उसको आर्टिकुलेट करना है, ठीक है। 2 तरह की मेमोरी होती है व्यक्ति की, जो अभी तक मुझे लगता है आप स्कूल एजुकेशन सिस्टम से समझ कर आए हैं, तो आपको ईस्वी सन, ठीक है, ये सारे हिस्ट्री के फैक्ट्स वगैरह क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर आए, वो आपका बहुत अच्छा है, मुझे लगता है होगा भी, आप उस माइंडसेट में भी रहते हैं। एक होता है फैक्चुअल मेमोरी और दूसरी होती है एनालिटिकल मेमोरी, किसी चीज को आप कैसे एनालाइज करते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपके एज ग्रुप में ना फैक्चुअल मेमोरी ऑलरेडी आपकी अच्छी है, जो आपको डेवलप करना है ना, वो आपको आपकी थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है, आपकी जो एनालिटिकल मेमोरी है उस पर आपको काम करना है कि कैसे ना सिर्फ फैक्ट, और आप देखेंगे कि जो एग्जाम में आजकल सवाल भी आ रहे हैं ना, आप 10-20 साल पहले का सवाल पैटर्न उठाकर देख लीजिए, सिविल सर्विसेज का और यूजीसी नेट का, जो भी आपके एग्जाम मतलब इमीडिएट आपको लगता है आप सीडीएस का, और आप आपके जो सवाल के पैटर्न है वो निकाल कर देखिए, आप देखेंगे कि उनमें एक डिफरेंस आपको दिखेगा। पहले जो है फैक्ट्स बेस्ड जो है लर्निंग पे ज्यादा फोकस था, और अब जो है कंसेप्चुअल लर्निंग पे ज्यादा फोकस है। तो आपका जो कंसेप्ट है किसी भी विषय पर अगर आप पढ़ रहे हैं, उसको आप 2-3 लाइन में समराइज कर सकते हैं, उसको आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स है वो आपके दिमाग में याद रह जाते हैं कि नहीं, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है, वो आपको करने की आदत डालनी होगी, और वो एक दिन में नहीं आएगा, वो एक दिन में बिल्कुल नहीं आएगा। उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म जरूरी है, लेकिन पर्सनल लेवल पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये कि जिस भी चीज को आप पढ़ते हैं उसको लिखिए, लिखने की आदत डालिए। बहुत मतलब कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ, बचपन से हमको कहा जाता है कि आप लिखने का अभ्यास कीजिए, माँ बाप भी बताते हैं, आपको घर में कहा जाता है ना कि राइट, ये इतनी सिंपल चीज है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हम नहीं समझ पाते। आप इंपॉर्टेंस कब समझेंगे, अगर आप अभी भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो प्रोबेबली तब जब आप किसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपको इतने वास्ट मटेरियल में से कुछ चीजों को जो है बहुत शॉर्ट में जो है रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप खुद लिखते हैं ना, लिखना सिर्फ एक आइसोलेटेड प्रक्रिया नहीं होती, ठीक उसी तरीके से जैसे बोलना अपने आप में आइसोलेटेड प्रक्रिया नहीं होती। आप उस किसी चीज को समझते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, सोचते हैं उस पर, तब आप एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने का माध्यम लिखना हो, बोलना हो, जो भी हो। तो इन सारे स्तर पे बेसिकली आपको काम करना है। तो मेरी बात अगर आपको याद रखनी है तो वो याद रखनी है कि यहां से जो आप मिनिमम लेकर जाएंगे ना, वो आप डिग्री लेकर जाएंगे, लेकिन आपको प्रयास क्या चीजों के लिए करना है, तमाम और चीजों के लिए करना है, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी ये डेवलप हो पाए, आप अपनी राइटिंग स्किल्स डेवलप कर पाए, आप अपना आर्टिकुलेशन स्किल्स डेवलप कर पाए। और ये स्किल्स अगर आप इस पर आप फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट अगर काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप किसी भी करियर चॉइस, मतलब जो भी तमाम करियर ऑप्शंस जिन पर मैं बात करने वाली हूँ, चाहे आप सिविल सर्विसेज में सोचे, एकेडमिया में जाने का सोचे, जर्नलिज्म, आप लॉ परस्यू करें, आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करें, रिसर्च करें, जो भी आप फर्दर करना चाहते हैं ना, उसमें जो है ये आपको डेफिनेटली जो है एनहांस करेगा। तो ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको बिल्कुल डेवलप करने, और ये एक दिन में नहीं आएंगे, इसके लिए आपको तमाम जो है, तभी मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलती भी हूँ स्टूडेंट्स को कि ये जो आपको ग्रुप मिला है ना 100 का आपको क्लास में, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। एज यू एक्चुअली गो इन मास्टर्स एंड देन फाइनली अगर आप और पढ़ना चाहते हैं,
ये पीयर ग्रुप जो है, जो अभी आपको मिला है, यू विल फील दैट यू विल नॉट गेट द सेम काइंड ऑफ पीयर ग्रुप। तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ में बातचीत करना, डिस्कोर्स, सोसाइटी इज कॉल्ड डिस्कोर्स ना, विमर्श करना, बातचीत करना, किसी मुद्दे पर बहस करना, नॉट जस्ट बहस फॉर द सेक ऑफ इट, बट टू एक्चुअली गेन फ्रेश पर्सपेक्टिव। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग सोशल साइंसेस। क्योंकि अभी सोशल साइंसेस पे वर्कशॉप हो रहा है, काफी लोग जो है साइंस से या कॉमर्स से आकर अब सोशल साइंसेस या ह्यूमैनिटीज कर रहे होंगे, काफी लोग हैं जो पहले भी मान लो कर रहे होंगे, +2 तक भी किया होगा। तो जो सोशल साइंसेस की ब्यूटी है ना, वो इसी चीज में कि हम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को, डाइवर्स लेंसेस को, डाइवर्स अप्रोचेस को, उनका जो इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं। तभी आप कोई भी सोशियोलॉजी पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ डिसिप्लिन, जब आप मीनिंग, नेचर, स्कोप पढ़ते हैं, उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट आर द वेरियस थियोरीज और अप्रोचेस ऑफ लुकिंग एट सर्टेन डिसिप्लिन। अप्रोचेस हम जरूर पढ़ते हैं, लेंसेस, और ये पढ़ाते हुए आपको आपका सब्जेक्ट टीचर जरूर ये बताता होगा कि हर एक अप्रोच का अपना कुछ लिमिटेशन होता है और कुछ उसके मेरिट्स होते हैं, और कोई भी अप्रोच अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अप्रोच इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी विषय वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी बीए में हैं और एकेडमिक जो पूरा ये प्रणाली है उसके आप पार्ट हैं, तो ये जो बात है कि आपको जो डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें हम अपना भी पर्सपेक्टिव, जो हमारे पर्सपेक्टिव का लिमिटेशन हो सकता है या हम किस पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंटली सामने आता है। ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव है उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट भी करते हैं। इट्स नॉट लाइक साइंस कि एक फैक्ट हो गया तो वो हमेशा, और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम रिवाइज भी करते हैं। ठीक है, तो हमेशा कभी मैं अपनी क्लास में ये बात बोलती भी हूँ कि मुझे खुशी होगी अगर मेरी किसी बात को कोई मेरा स्टूडेंट कॉन्टेस्ट भी करेगा, हाँ, लेकिन कॉन्टेस्ट करने के पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, कोई एविडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बेसलेस तरीके से उसको कॉन्टेस्ट करें। तो दिस इज द वेरी ब्यूटी ऑफ डूइंग सोशल साइंसेस। यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन फ्रेश पर्सपेक्टिव, लेकिन फ्रेश पर्सपेक्टिव लाने के लिए पहले आपको जो उसके पहले के पर्सपेक्टिव हैं, जो या उसका जो थियोरेटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो समझना बहुत जरूरी है ना। तो कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल, ये तो बात हो गई मतलब जनरल कि कैसे आप सोशल साइंसेस में और एज अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी हाउ शुड योर ब्रेन बी ट्रेन्ड, ये तो जनरल बात है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि जब हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, और आप में से कई लोगों ने चुना होगा तो खुद सोच कर ही चुना होगा, जॉब प्रोस्पेक्ट्स, करियर प्रोस्पेक्ट्स, या जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे उसमें आपको लग रहा होगा कि पॉलिटिकल साइंस ठीक है। आपको ऑनर्स तो फर्स्ट ईयर में मिल जाता है ना, बट देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग इट आल्सो लेटर, राइट? सम पीपल आल्सो चेंज इट इन द थर्ड ईयर, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, जैसे पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने तो आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ एक डेरोगेटरी नोशन जो है वो हमेशा अटैच रहा है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना नहीं है डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कई लोगों को, है ना, क्योंकि वही एक नेगेटिव कॉनोटेशन, एक डिसेप्शन, मैनिपुलेशन वाला जो है पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में आता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ एक चीज जो है वो यही है कि यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स तो आप में इंटरेस्टेड है ही है। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस कैसे होंगे, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला जो एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, वो क्या है, पॉलिटिक्स है ना। तो पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन है हम अपनी क्लास में पढ़ते भी हैं, जो लोग पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, तो 2-3 तरीके से जानते हैं कि पॉलिटिक्स वो स्फीयर है जो कि क्या कर सकता है, लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल कंपल्शन करवा सकता है, राइट? इट इज द ओनली स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ जहां पर ये हो सकता है। ठीक है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है कुछ चीजों को सर्टेन तरीके से करवा ले जाने की, एक्सेप्ट फॉर द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो इस चीज पर यकीन नहीं करता, वो कहता है कि नहीं, पॉलिटिक्स भी किससे गवर्न होता है, इकोनॉमिक्स से गवर्न होता है, मटेरियल फोर्सेस से गवर्न होता है। और तभी आज हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स को उसके आइसोलेशन में हम नहीं समझ सकते, वी हैव टू टॉक अबाउट ट्रांसडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब जो बहुत बेसिक चीजें जिससे आपका जो है कोर्स भी स्टार्ट होता है, आप जस्टिस का सिद्धांत पढ़ते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज जो मतलब कई बार आपको लगता होगा बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। अगर मैं एक चीज
जैसे कि मैं अपनी क्लास में नॉर्मली कहती हूँ कि अगर मैं एक चीज बोलूँ लिबर्टी का आइडिया पढ़ाते हुए कि आप सब फ्री तो हैं अपने आप पढ़ने के लिए, ठीक है, यू आर फ्री टू एक्चुअली और यू आर एट योर लिबर्टी टू चूज योर करियर, आर नॉट you have been admitted in a university, you are doing a course in social sciences, you are being taught by the faculty members, right, you are fulfilling the requirements of the basic curriculum which is the mandate of the university, and you are at liberty to actually do or not do, perform or not perform well. This is your liberty. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो you are not exercising your liberty. लेकिन ये कहते हुए अगर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बुक्स नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड टीचर्स नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, एक टाइम में नहीं ही होते थे, तो वन कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी विल से you are not actually at liberty because the positive conditions which should exist for actually you being able to exercise your liberty in the true sense don't exist. And अगर मैं कह रही हूँ कि किसी को कोई लिबर्टी है कोई चीज करने के लिए तो उसके लिए पॉजिटिव कंडीशंस भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आप देखिए कैसा एक नोशनल जो है डिफरेंस है जो कि इस तरह की आइडियाज से एक्सपोजर से आता है, ठीक है। तो होल क्वेश्चन ऑफ इंडिविजुअल एज बीइंग इंपॉर्टेंट, तो ये जो डिसिप्लिन्स हैं जो सोशल साइंसेस की जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, आज और कल 2 दिन में करेंगे, ये जिसको कहते हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड सेंस में सोशल साइंसेस को पढ़े जाना बहुत पुरानी बात नहीं है। 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास में कई स्कॉलर्स हुए जिन्होंने इस तर्ज पे सोचना शुरू किया और मिड 18-19 सेंचुरी के आसपास में हम देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में, यूरोप में जो है इस तरह का प्रचलन जो है स्टार्ट होता है कि सोशल साइंसेस के अलग-अलग डिसिप्लिन जो है देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस 1860s 70s के आसपास में जो है यूएस में पढ़ा जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पहले साथ में पढ़ रहे हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस अलग से पढ़ा जाना शुरू हो रहा है। तो इस तरीके के बहुत पुराना एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है इन सब के बीच में वो ये है कि दैट इज द टाइम पीरियड 17th 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड जब कुछ चीजें हैं जो हम हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मानते हैं घटनाओं के तौर पर, जो हमको एज एन इंडिविजुअल जो है सेंट्रलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको अभी आपने मॉडर्निटी पे कुछ लेक्चर कराया ना अशोक पॉल सर का, मैं वो देख रही थी, ठीक है। अक्सर मेरी क्लासेस में ये सब बात मैं करती हूँ कि एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन, रेनेसां, मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, ठीक है, ऑल दीज आइडियाज दे वर प्रोडक्ट ऑफ अ सर्टेन टाइम पीरियड, और उन आइडियाज से हम अग्री करें डिसएग्री करें, उनके जो भी पिटफॉल्स रहे हों, लेकिन एक चीज जो इन आइडियाज ने की वो ये की दैट वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके पहले की अगर सोच में देखें तो रिलीजन एंड स्टेट दे वर द 2 डोमिनेंट थीम्स जिनके इन एंड अराउंड हम थिंकिंग को देखते हैं कि इवॉल्व हो रहा था। बट देन व्हाई यू एंड आई आर इंपॉर्टेंट एज सिटीजंस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्लियर वी टॉक्ड ऑफ सब्जेक्टहुड, प्रजा की बात करते थे, नागरिक की बात नहीं करते थे। एज नागरिक, एज सिटीजंस वी हैव सर्टेन राइट्स, fundamental rights which cannot be taken away by the state, right? Even the state cannot take away those rights, so it is very important. तो इस context में जो है social sciences का जो emergence है वो होता है, और इस context में जो हमारे और आपके social existence के जो मायने हैं, ठीक है, उसके क्या मायने हैं, समाज में exist करने के क्या मायने, state से हमारा क्या expectation है, state exist ही क्यों करता है, state के जो पावर का एक्सरसाइज है उसका क्या लिमिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करते हैं तो डेमोक्रेसी के होने के क्या मायने हैं, क्या नहीं है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या नहीं है, इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसको कैसे तय किया जाएगा, इसको हम और आप ऐसे आइसोलेशन में बैठकर तो नहीं तय कर लेंगे। इसके लिए कुछ प्रयास हुए हैं, कुछ कहा गया है, लिखा गया है, बोला गया है, ठीक है। तो उस चीज की जो सिस्टमैटिक स्टडी है वो हम सोशल साइंसेस में इन जनरल करते हैं, और तभी सोशल साइंसेस को पढ़ने का 2 तरीके का वर्थ हो सकता है। उसका जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वर्थ, तो आप उससे क्या, उसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके आप क्या अचीव कर लेंगे एज करियर ऑप्शंस, और दूसरा उसका एक आंतरिक वर्थ, इंट्रिंसिक वर्थ, कि सोशल साइंसेस डिसिप्लिन के तौर पर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हमको एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे
जो जिसको कह सकते हैं कॉन्शियसनेस में कौन सा डायमेंशन है जो ऐड कर रहा है या कर सकता है, या उसको क्या करना चाहिए अगर हम सच में सोशल साइंसेस को इन ट्रू सेंस जो है पढ़ने की कोशिश करें। मुझे लगता है आप सब कहीं ना कहीं इस चीज से अग्री कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो एज यू नो प्रोग्रेस इन योर course and curriculum, you should truly want to basically discover all these things and you have the intention of doing it, you will be in the due course realizing it. अभी कुछ दिन पहले मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, मैम एग्जाम में नंबर कैसे आते हैं, ज्यादा पेज भरने से या कंटेंट पर? तो मुझे लगा कि ये सवाल इस जनरेशन के लिए, मैंने कहा बिल्कुल कंटेंट पर आते हैं, तुमसे किसने कहा कि पेज भरने से नंबर आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ 1-2 सेमेस्टर पहले जब ओबीई में एग्जाम चल रहा था, ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो एक स्टूडेंट आया मेरे पास और कहा, मैम मैंने सब लिखा है लेकिन फिर भी मुझे बहुत एवरेज मार्क्स मिला, मतलब 70 में 35 से 40 के बीच में ही एट समवेयर स्कोर्ड, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कहाँ गलत किया, मुझे कम से कम 60 नंबर तो आने ही चाहिए थे। तो मैं ये दो क्वेश्चंस जो हैं, जो मतलब मुझे अक्सर इस तरह के जो है वो सुनने को मिलते हैं, और सवाल का नेचर भी होता है ना, कई बार मान लो जिस पेपर की बात मैं कर रही हूँ वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का मैं एक पेपर पढ़ाती हूँ ये पार्ट 1 में, कुछ स्टूडेंट्स मेरे यहाँ बैठे भी होंगे, तो उस पेपर में की बात थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ ये चीज कि देखो लिखने का सब वही लिखेंगे, ठीक है, अगर ऐसा सवाल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, आपको मेन फीचर्स लिखना है, तो आप लिखोगे सब वही, लेकिन व्हाट इज इट दैट मेक्स योर आंसर डिफरेंट, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन दैट यू आर डूइंग टू द आंसर, वो आपके अपने अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा, ठीक है, और वो स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत या बिपिन चंद्रा या इग्नू नोट्स को ही सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, वो आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव, अगर आपने क्लासेस अटेंड की हैं ट्रूली और क्लासेस ढंग से चली हैं, या आपने किसी चीज को समझा है, तो आप हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर आंसर, ठीक है, व्हाट इज दैट डिफरेंस, ठीक है, दैट यू आर मेकिंग फ्रॉम द अदर आंसर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अभी तक अगर बच्चे इस सोच में हैं कि पेज भरने से नंबर मिलेगा कंटेंट पर, तो मतलब यकीनन आप इन चीजों में बिल्कुल यकीन मत कीजिए, मैं यही बोल रही हूँ, एंड दिस इज द प्लेस, दिस इज द यूनिवर्सिटी, जहां तक मैं देखती हूँ, मेरे जैसे तमाम, मैं अपने कोलीग्स को भी देखती हूँ, टीचर्स को भी देखती हूँ, कि भाई आप जो है इस चीज पर बिल्कुल ये करिए कि आपको कंटेंट, सही कंटेंट जो है वो लिखना है, और उस पे जो है आपकी जो एनालिसिस है वो बहुत मैटर करती है। बहरहाल एक चीज जो बोलते बोलते मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गई, वो ये कि मैं आपके जनरेशन के बारे में जब सोचती हूँ, तो जो एक इमेज मेरे सामने आता है कि आपके परिवार के एक्सपेक्टेशंस, और यहाँ पर जो तमाम कंपल्शंस है, पीयर प्रेशर होता है कई बार कि भाई पर्टिकुलर तरीके से आपको रहना जीना है, ठीक है, हॉस्टल है, लाइफ है, घूमना भी है, सब कुछ करना है, तो उसमें जो है आप अपने करियर के लिए कैसे जो है एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना सिर्फ फोकस्ड रह पाए, लेकिन ये जानना जरूरी है सबसे ज्यादा कि आपको करना क्या, ठीक है, करना क्या है, इसलिए क्योंकि फैमिली तो कुछ बोलेगी नहीं। मुझे लगता है कि 90% बच्चों की फैमिली ऑलरेडी कह रही होगी कि भाई आईएएस बनकर ही आना बीएचयू से, उससे कुछ कम में तो काम नहीं चलेगा। बोलो, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, आईएएस ही बनकर आना, उससे कम में तो नहीं चलेगा, ठीक है, इस तरीके की बात तो होती है, ठीक है, तो लेकिन अब बात यह है कि आप क्या चाहते हैं अपने आप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है मैं थोड़ी आपसे सीनियर हूँ, और एज अ टीचर मुझे लगता है आप क्या चाहते हैं, ये वाला प्रश्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जो चाहते हैं, ठीक है, वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो 100% नहीं दे पाएंगे आप अपना, तैयारी को भी, किसी भी फील्ड को आप नहीं दे पाएंगे अपना 100%, ठीक है, तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं फैमिलीज के साथ, आपका डिसएग्रीमेंट होता है कई बार, ठीक है, कई बार आप अपने आप से भी लड़ते हैं ऐसे सवालों को लेकर कि क्या मेरे लिए ये करियर ऑप्शन सही रहेगा, क्या कोई और करियर ऑप्शन, लेकिन एज अ सीनियर मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आपका जो पैशन जिस चीज में, उस चीज को फोकस रखिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। तो स्किल्स मतलब दिस बीए डिग्री इज जस्ट व्हाट, एज आई सेड, द बेसिक मिनिमम, इट इज जस्ट द बेसिक मिनिमम, दिस इज just going to provide you the eligibility criteria. How you are using this entire university space is going to determine how are your skills enhanced, ठीक है, तो तभी सोचना, लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब बहुत जरूरी है, पढ़ने के साथ साथ सही तरीके से सोचना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है,
तो जब मैं दो चीजें एक्चुअली बार-बार दो टर्म्स यूज कर रही हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग यूज कर रही हूँ ना, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, क्या मतलब होता है इसका? क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो जब क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं ना, तो जो भी चीजें हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमारे सामने भी विषय वस्तु आ रहे हैं, उसको जो है सिर्फ उसके फैक्चुअल अपीयरेंस से नहीं मतलब देखकर उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि हो सकती है, उसके पीछे का क्या पॉलिटिक्स हो सकता है, इस तरीके से जो उस पे सोचना, एनालाइज करके चीजों को देखना। एनालिटिकल थिंकिंग, व्हाट डज इट मीन? You do not take the facts or given information as it come to you, right? And we live in a time when we know that the news is also created, it is also manufactured, right? So it is very important as students to be able to actually decipher that the kind of content which is coming to us is right, or is coming from the right kind of sources or not. For that one has to train one's brain and mind accordingly. तो वो एक दिन में नहीं आता है, वो जो है आप जब पढ़ेंगे, विमर्श में शामिल होंगे, तभी जो है ये चीजें जो है धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली जो है वो आ पाएंगी। तो मैं आपसे बता रही थी अपने लाइफ के बारे में कि मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे फाइनली पीएचडी करनी है और एमफिल करना है और पीएचडी करना है, हमारे टाइम में एमफिल और पीएचडी जेएनयू में इस तरीके से होता था, तो मेरी फैमिली वाले, मैं बता रही थी आपको, दे वर नॉट एट ऑल, मतलब मुझे तो लगा कि उनको लगता था कि उनकी लड़की को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था। उनके कहने पे मैंने एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं रिलक्टेंटली, प्रयास, बस एक ही अटेम्प्ट दिया था, एंड आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। तो और मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो मेरे घर पे, मुझे याद है, मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे काफी, जिसको बोलते हैं कि एक तरीके का, जिसको कहते हैं कि मतभेद वाली स्थिति उत्पन्न हुई थी। काफी दिन तक मैं दुखी थी, वो दुखी थी, ऐसे ऐसे चला। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं जेएनयू में मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, वहां पर भी मैं एंट्रेंस में टॉप करके गई थी, और फिर अच्छे मतलब फर्स्ट ग्रेड एमफिल में आए, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा अब तो तुम क्या ये हार्वर्ड जाओगी इसके बाद, और मतलब दिस कुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड, बट फ्रॉम द काइंड ऑफ बैकग्राउंड मोस्टली हम जिस तरीके से आते हैं, बिकॉज आई नो कि जिनके घर में एकेडमिक्स को लेके एक्सपोजर नहीं है, और रीडिंग नॉट और स्टडिंग नॉट फॉर द सेक ऑफ स्टडी, क्योंकि जनरली आपसे लोग पूछते हैं किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, या पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो जरूरी है, या इसलिए क्योंकि वो आपका पैशन है। ये चीज मुझे लगता है बहुत कम हो पाता है, बहुत कम हो पाता है, क्योंकि सिर्फ आपको अच्छा लगता है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपको लगता है कि उससे आप सीख रहे हैं या उससे आपका स्किल एनहांसमेंट हो रहा है। ये चीज बहुत कम सोच है, अभी भी बहुत कम सोच है, ठीक है? तो आपको ना इन चीजों के लिए, मुझे लगता है कि यू हैव टू मेक स्पेस फॉर योरसेल्फ, योर आइडियाज। अगर आपको पढ़ना लिखना पसंद है, हो सकता है काफी लोग इसमें से सिर्फ डिग्री लेने आए हो, ठीक है? और डिग्री लेके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिर कई लोगों को कंपटीशन करना है और कॉम्पीट करके एग्जाम्स निकालना है, वो भी बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। वो एक मतलब जिसको कह सकते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में एक अच्छा करियर ऑप्शन बनाने का बहुत अच्छा पाथ है। लेकिन ये सारे रास्ते, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं आप, चाहे आप एकेडमिक्स में जाएं, आप टीचर बनना चाहते हैं, या आप पॉलिटिक्स को एक अदर सीरियस प्रोफेशन की तरह, जिस तरीके से आजकल पॉलिटिकल कंसल्टेंट का और पॉलिटिकल रिसर्च एनालिस्ट का, ठीक है, यहाँ तक कि इलेक्शन मैनेजर्स वगैरह के भी पोर्टफोलियो जो है आजकल बहुत डिमांड में है, ठीक है? और उसके लिए स्पेशली जो है पढ़ाई भी हो रही है कई जगहों पर। तो उसके लिए, इन सब चीजों के लिए जो सर्टेन काइंड ऑफ स्किल सेट जो चाहिए, वो सारा आपका critical, analytical, problem solving approach, good articulation skills, communication skills, good writing skills, ये सारा जो डेटा सेट जिसको बोलते हैं ना, जो रिक्वायरमेंट है, ये उसी से आता है, और ये एक दिन में अचीव होने वाली बात नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अभी से just make your mind work in a fashion that you have to achieve these 5-fold goals, which are not just to pass the university exam or just stop the exam, but वो हो जाएगा। You have to work on these goals, यही जो लक्ष्य हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? और तभी जो है आप खुद कोशिश कीजिए कि आप अपने क्लासरूम स्पेस को भी ऐसा स्पेस बनाइए, डिस्कर्सिव स्पेस बनाइए, जहां पर आप तमाम चीजों पर बात कर सकें, ठीक है? तो क्योंकि हमारे क्लासेस का लिमिटेशन भी होता है, जब हम 100-125 के लॉट के बीच में बैठे हैं, तो हम हर एक स्टूडेंट को अवसर नहीं प्रोवाइड कर सकते वहां पर कि बोले, ठीक है? लेकिन आप, यू कैन स्नैच द अपॉर्चुनिटी,
ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे टाइम में हमें नहीं बताई गई थी, बहुत बाद में जाकर हमें रियलाइज, नेटवर्किंग, राइट? मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी ऑन लिंक्डइन प्रोबेबली, और अलग जो भी आपके अलग अलग ट्विटर या इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉट जस्ट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बट ऑल्सो आप किसी सेमिनार में जाते हैं, ठीक है, किसी वर्कशॉप में जाते हैं, और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में यू हैव एम्पल प्लेटफॉर्म्स। एक्चुअली में कोरोना के बाद जो एक स्लगिशनेस आया है पूरी दुनिया में, और एक जो लल आया, उस वजह से काफी बारी आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप उसके बाद के ठीक बाद के बैच हैं, हार्डली मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले वी आर बैक इनटू द फुल ऑफलाइन मोड, उसके पहले हम थोड़ा हाइब्रिड चल रहे थे। तो ट्राई टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो जरूर पूछिए, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट, ठीक है? कभी ये मत सोचो कि जो मैं सोच रहा हूं वो बड़ा कॉमन सेंसिकल है या वो पूछने लायक है भी या नहीं। नो, you should not, you never know from what perspective maybe you are adding something to the floor, ठीक है? हर एक व्यक्ति का एक अपना बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि होता है, तो कोई छोटा से छोटा सवाल भी, मेक योर इंटरवेंशन, इट इज इंपॉर्टेंट। सोशल साइंसेस की यही बात है कि एवरी पर्सपेक्टिव काउंट्स, ठीक है? तो आप, किसी ने अभी बोला ना, पूछते हुए सौम्या रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बीएचयू क्यों आए, तो समवन सेड कि भाई हमें लगता है कि जिस रूरल पृष्ठभूमि से हम आते हैं वहां पे बहुत संकीर्ण पैरोकियल सोच है, एंड आई विल गेट टू नो, आई विल बी एक्सपोज्ड टू a diversity of culture, diversity of people, diversity of opinion, which will probably enhance my own personality. That was a very good point. Not just to take a degree. Degree तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी. Why did you come to a place like Banaras Hindu University? ठीक है? So this is important. तो बच्चों, मेरा मतलब यही कहना है आपसे कि डिग्री के अलावा, डिग्री आप कर लोगे, उसके लिए आप पढ़ो, प्रयास करो, लेकिन पढ़ने की आदत डालो, ठीक है? और अपने आंख कान खुले रखो। घूमते भी हो ना, तो जस्ट गेट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। किसी जगह पर गए, वहां का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है? किस तरीके से उस जगह का एवोल्यूशन हुआ है। आई मीन छोटी छोटी चीजें जो आपको हर दिन के लिए ना, जिसके लिए एफर्ट नहीं बनाना पड़ेगा, उसके लिए जस्ट हैव टू कीप योर माइंड एंड आईज ओपन। तो इस तरीके से जो है ना, और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी रीडिंग स्पीड उसको बढ़ाओ। अगर अभी आप एक दिन में 20 पन्ने पढ़ते हो, उसको 50 कर लिया, ठीक है? महीने में कोशिश करो 4 से 5 किताबें टेक्स्ट बुक के अलावा पढ़ जाओ। एक महीने में 5 किताबें पढ़ी, साल में 60 पढ़ जाओगे। सोचो 3 साल में अगर तुम 180, और ये बहुत मिनिमम टारगेट में बता रही हूँ, 150 भी पढ़ गए, फिक्शन नॉन फिक्शन मिलाकर, व्हाट अ वैल्यू एडिशन। नॉट जस्ट सोशियोलॉजी, नॉट जस्ट हिस्ट्री, नॉट जस्ट पॉलिटिकल साइंस, not just psychology, rather 150 books of different genres. Literature हो सकता है, non fiction हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? On that note, I have 2 very special recommendations for you. One of my favorite authors, हरमन हेस नाम है उनका, जर्मन राइटर है, नोबेल प्राइज विनर भी है। उनकी किताबें जो मैं काफी अपने फ्रेंड्स को एक टाइम में गिफ्ट किया करती थी, सिद्धार्थ नाम है, ठीक है? तो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकेडमिक बुक है, और मैं हमेशा मतलब प्रमोट भी करती हूँ कि एकेडमिक्स के अलावा आई वांट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम लिटरेचर। और एक और किताब जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है जैरेड डायमंड का जर्म्स, गन्स एंड स्टील, ठीक है? कि ह्यूमन एवोल्यूशन जो हुआ है, सिविलाइजेशंस का जो एवोल्यूशन हुआ, वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है? सेपियंस वगैरह तो आप लोग, आई गेस मेनी ऑफ यू पढ़े ही होंगे। हरारी इज अ सेंसेशन, हैज बीन अ सेंसेशन फॉर क्वाइट अ व्हाइल। तो इस चीज, अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म है ना कि जरूरी नहीं आपको हर किताब खरीदनी पड़े, काफी आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, आपके टीचर्स के संपर्क से आप बोरो कर सकते हैं, और आपस में भी। डू यू हैव अ बुक सोसाइटी आल्सो रनिंग इन सोशल साइंसेस? नो, आई हैव अ रिकमेंडेशन, फॉर्म समथिंग लाइक अ बुक क्लब, ठीक है? बुक क्लब बनाने से ये होगा कि ठीक है, आपके जो भी आपके पास बुक्स हैं जो आप खरीद रहे हैं या लेकर आए हैं, आपस में आप एक्सचेंज करके उनको पढ़ें, ठीक है? जरूरी नहीं है हर कोई हर एक किताब खरीद ले, बट देन यू हैव अ टारगेट कि ठीक है, आपको जो है एक महीने में इतनी किताबें पढ़नी है। और देखिए, होता ये है ना कि आइसोलेटेड अगर आप लर्निंग करते हैं, और कई बार करना पड़ता है, जैसे यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत सीरियसली, तो आइसोलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसके बिना उपाय नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो एक सर्टेन लेवल का, जिसको
बोलते हैं आइसोलेशन, जैसे जब आप थीसिस लिख रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, तो बड़ा एक लोनली एक्सरसाइज होता है वो लिखना, सोचना, पढ़ना। तो एक सर्टेन माइंडसेट में व्यक्ति रह के कर पाता है, लेकिन वैसे माइंडसेट में ना आप हमेशा नहीं रह सकते। दैट्स नॉट योर नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ। पागल हो जाएंगे अगर आप बहुत लंबे समय तक ऐसे रहेंगे। तभी आप देखते हैं कई बार जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत लंबे समय तक तैयारी के बाद बहुत हताश निराश हो जाते हैं, जब अगर बहुत सक्सेसफुल नहीं होते। तो इसी वजह से जो है आपको जो है इस तरीके के जो, जब मैं बुक क्लब्स वगैरह सजेस्ट कर रही हूँ, डिस्कॉर्स सोसाइटी है आपका जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मैं मोटिवेट कर रही हूँ, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में, तो आप जो है ना एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। जो पीयर लर्निंग का जो जिसको कह सकते हैं ना, कि उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर लर्निंग। दिस इज इंडीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरीके से आप क्लासरूम लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हैं, हफ्ते में कुछ समय जो है आप निकालिए डेफिनेटली, अगर आपके ऐसे कुछ मंच है, सोसाइटीज हैं, तो उसके थ्रू, या अगर आपको लगता है हॉस्टल में आपके कुछ पीयर हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं जिनके साथ बातचीत विमर्श करके आप सीख सकते हैं। जेएनयू में जब हम थे तो वहां पे ये गंगा ढाबा या ढाबा कल्चर जो बहुत एक टाइम पे मतलब फेमस बात होती थी, और अभी भी है टू एन एक्सटेंट। तो वो इसलिए कि भाई क्या होता है, आप जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिस्कॉर्स करते हैं, और यहाँ चाय दुकानों पर, ठीक है, भाईलाल की दुकान, कुड बी दैट अड्डा, व्हाई नॉट, व्हाई टू मेक अ वेरी फॉर्मल लर्निंग अ वेरी फॉर्मल एक्सरसाइज, व्हाई कैन नॉट जस्ट जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हमारे लिए क्यों ना हो जाए बात करना। हाँ, एक अखबार रोज जरूर पढ़ना, तो वो इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन एक अखबार जरूर पढ़ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो कि क्योंकि बीएचयू के ऑडियंस के लिए मुझे लगता है ये बात खास करके जरूरी हो जाती है, क्योंकि काफी बच्चे हिंदी पट्टी से आते हैं, ठीक है, बहुत हिंदी। हालांकि अभी मुझे बीए में दिख रहा है कि इंग्लिश मीडियम का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो रहा है। मुझे लगता है पिछले 4-5 वर्षों का चेंज है कि वी हैव आई थिंक ऑलमोस्ट इक्वल और मोर numbers in English medium than compared to Hindi medium, but we still have a very substantial chunk of students who come from the Hindi medium background, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड के लोगों के लिए कई बार ये होता है मैम बहुत मैटर नहीं मिल रहा है, और क्योंकि हम जो रीडिंग्स भी कई बार देते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो भी कई बार इंग्लिश में होते हैं। तो हिंदी इम्पोर्टेंट है, आपकी भाषा है, उसको कीजिए, नर्चर कीजिए, लेकिन इंग्लिश से आप बच नहीं सकते। और फर्स्ट ईयर से ही बेहतर होगा कि आप उसको सुधारने की कोशिश करने लगे, करते रहें, और वो हो जाएगा, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आप सुनो उसको, get to listen to good lectures in English, communicate in English, अच्छे से एक अखबार पढ़ लो अंग्रेजी का। तो इन सारी चीजों पर ना आपको काम करना पड़ेगा, चाहे ये जितने भी सिंपल सजेशंस लगे ना कि ये तो बड़े सिंपल कॉमन सेंसिकल सजेशंस है, इस पे आप नहीं काम करोगे ना तो मतलब ऐसे ही टाइम बीतता जाएगा, साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा, 3 साल निकल जाएगा। बीए ऑनर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप अपने आप को देखोगे आपने क्या सीखा, अचीव किया, आप खुद के से आप देखो कि फ्रॉम द टाइम यू केम आपने कितने स्किल एनहांस किए, वो आप खुद जज कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इन सारी चीजों पर काम करना, और बिल्कुल लोड लेकर नहीं करना है, दिस शुड कम एफर्टलेसली, हंसते खेलते करना है। मुझे लगता है हमारे जनरेशन ने ना एक चीज जो की है और वो बहुत अच्छी हुई है, जो मेरे जनरेशन में नहीं था, जो तुम्हारे जनरेशन में आया है, कि ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पढ़ाई को अब यहाँ पर लेकर अब उसके लिए परेशानी नहीं, हंसते खेलते किया जा सकता है चीजों को, ठीक है। हंसते खेलते आराम से करो, और यू आर द बेस्ट असेसर ऑफ हाउ मच यू हैव अचीव, हाउ मच यू हैव डन। और फिर गाइडेंस के लिए ऑफ कोर्स टीचर्स हैं, ठीक है। जब आपको लगे कि भाई अब इसके बाद क्या, तो यू कैन ऑलवेज कम। जैसे मैं no matter from whatever discipline you are, you can come to me. I sit in Department of Political Science, मेरा चेंबर है, आपको नाम दिख जाएगा, for any kind of advice you have। अगर मुझे लगेगा उस वक्त capable नहीं हुई या मुझे उस पे और पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ के बताऊंगी, but then I will be very happy to lend any kind of helping hand to any of you, ठीक है, जिसको लगता है कि एक certain level पे कुछ confusion हो रहा है करियर को लेकर, लाइफ को लेकर। so ये चीज है, और आपके खुद के well-being से important ना कुछ नहीं है। Your health, your mental health, your emotional health, it is very important, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं अल्टीमेटली किस चीज के लिए कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ठीक है, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप एक नौकरी कर लेंगे, आपको उससे खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक प्रक्रिया के तौर पर होती है, ठीक है, और वो प्रक्रिया
प्रक्रिया को आपको एंजॉय करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब पॉलिटिकल साइंस के बारे में, क्योंकि स्पेसिफिकली अब मैं थोड़ा आती हूँ, तो जनरल बात हो गई कि किस तरीके से जो है आप करियर अपना देखते हैं सोशल साइंसेस के अंदर में। अब एक चीज और, क्योंकि इंडिया में ना अभी भी जो एक बायस है वो साइंस के लिए तो है ही, कि जो बेस्ट जाता है वो कहाँ जाता है, साइंस में जाता है ना। और अगर मैं पूछूंगी आप में से कितने लोगों ने सोशल साइंस को फर्स्ट चॉइस की तरह से लिया, नॉट सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस? वाओ, आई एम सो हैप्पी टू सी, आई थिंक 80 to 90% स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो नॉट जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मेरे साथ में दूसरा वाक्य जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, +2 तक आई डिड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। 10th में अच्छे नंबर आए, +2 में ये किया, एंड +2 में करते करते आई फेल्ट दैट, क्योंकि सोशल साइंसेस नहीं पढ़ना था, हिस्ट्री नहीं पढ़नी थी, सिविक्स नहीं पढ़नी थी, तो आई यूज्ड टू फील कि मेरा सब्जेक्ट ना मुझे बहुत ड्राई लग रहा है, सिर्फ मैथ्स फिजिक्स। आई डिसाइडेड मुझे सोशल साइंसेस करना है। और मेरे टाइम में ना, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज करते हो, तो लोग आपको ऐसे देखते थे, मतलब व्हाई आर यू डूइंग अ सिंपल बीए, ठीक है। तो आई यूज्ड टू लाइक आर्ग्यू कि क्यों भाई बीए कर लिए तो क्या हो गया, ये मतलब कोई तौहीन वाली बात हो गई। तो लेकिन आज भी जो है ना इंडिया में वो खास करके मिडिल क्लास मेंटालिटी है कि अगर आप बीए या सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं तो आप प्रोबेबली साइंस के लिए बहुत फिट नहीं है। ऐसा थैंकफुली अब नहीं, ठीक है, थैंकफुली अब नहीं है। मुझे बल्कि ये लगता है कि सोशल साइंसेस अगर आपने अच्छी तरीके से किया है तो आप चीजों को, आपकी हिस्ट्री को, आपकी रियलिटी को, सोशल पॉलिटिकल रियलिटी को जिस तरीके से समझ सकते हैं इन ट्रू सेंस, प्रोबेबली आप नहीं समझ सकते अगर आपने सोशल साइंस नहीं किया। अगर आपने किया है ट्रू सेंस में, उसको समझने की कोशिश की है, सिर्फ डिग्री लेने की कोशिश नहीं की है, तो ठीक है। क्योंकि लाइफ के कई एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने खुलते हैं। क्यों, क्या वाला, सिर्फ क्या का प्रश्न नहीं, कैसे का प्रश्न, क्यों का प्रश्न, ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल है ना बच्चों, जो पेरेनियल इंपॉर्टेंस के सवाल, जो कि कभी भी अपने इंपॉर्टेंस में ना खत्म नहीं होंगे, चाहे हम कितने भी एडवांस्ड हो जाए। तो आज हमारे सामने टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे कैसे बहुत हीटेड मुद्दे हैं ना, बहुत जिनको हम देखते हैं कि एकदम ऐसे चैलेंजेस हैं जो ह्यूमैनिटी को एकदम बिल्कुल चैलेंज पे ले आए। भाई एआई आने के बाद हमारा क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगा, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हमारे सोचने बोलने का कोई मीनिंग है जब चैट जीपीटी निकाल ही दे रहा है, कुछ भी उसमें दे दो निकल कर आ जा रहा है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है? ये सारी चीजों पे हम सोचते रहते हैं, लेकिन है सिग्निफिकेंस, क्योंकि ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नहीं कर सकता। उसको रन करने वाला ना फिर भी ह्यूमन बीइंग ही होगा, ठीक है। तो उन चैलेंजेस के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज व्हाई जितना मेरे जनरेशन में इंपॉर्टेंट नहीं था ना सोचना, लिखना, बोलना, पढ़ना, वो आपके जनरेशन के लिए ना कहीं ज्यादा गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये सारी चीज। कोई भी डिसिप्लिन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो चीज जो है आपको काम करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। और उनके अलग अलग माध्यम हैं, इन चीजों पे बात की। अब जो है पॉलिटिकल साइंस, सिविल सर्विसेज जो फर्स्ट ऑप्शन, आप में से कई लोगों ने लिया भी इसलिए होगा क्योंकि एक सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ जीएस और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय के तौर पर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। बीएचयू का सिलेबस भी ऐसा है कि यूजीसी नेट और जो पॉलिटिकल साइंस मेंस का भी सिलेबस है काफी कुछ जो है मैच करता है, अगर आप बीए और एमए का सिलेबस निकाल कर देखें, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो एक चॉइस तो है ही है, लेकिन सिलेबस भर कम कर लेने से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये सारे स्किल्स जो हैं आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू नर्चर विद इन योरसेल्फ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस प्रोफेसर। काफी लोग जो है 5-7 लोगों ने हाथ खड़ा किया अगर आप एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए उसके लिए, देन यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, क्योंकि आप बीए करेंगे, मास्टर्स करेंगे एंड देन यू विल बी डूइंग योर पीएचडी व्हिच विल टेक एनीवेयर बिटवीन एटलीस्ट 3 years to 4-5 डिपेंडिंग अपॉन कितनी जल्दी और कितना आपका काम आराम से हो जाता है, ठीक है। और ये सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस चाहिए उसके लिए। फेलोशिप्स हैं जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, अगर आपको जेआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यूजीसी प्रोवाइड करती है तो बहुत अच्छा। नहीं मिलता है यूनिवर्सिटी फेलोशिप भी है जो कम है, बट जनरली कोशिश ये करना चाहिए कि आप जो है फेलोशिप, लेकिन वो लंबी चीज है और पेशेंस चाहिए उसके लिए, और एक रिसर्च बेंट ऑफ माइंड भी चाहिए, क्योंकि देखिए 2 अलग अलग चीजें तो हैं, रिसर्च और टीचिंग, लेकिन टीचिंग का रास्ता ना रिसर्च से ही निकल कर जाता है। कुछ लोग होते हैं जो रिसर्च में बहुत अच्छे हों
और रिसर्च में बहुत अच्छे हो, उनको टीचिंग कम एंजॉयबल लगे, कुछ लोगों को नेचुरल टीचर्स होते हैं टीचिंग में बहुत अच्छा लगे, लेकिन जो रास्ता है वो उसी से होकर जाता है। और आज हाल फिलहाल के दिनों में क्योंकि रिसर्च में पोजीशंस कम हो गई हैं यूनिवर्सिटीज में, तो पीएचडी में एडमिशन मिलना थोड़ी टेढ़ी खीर हो गई है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी ये स्किल्स आपके साथ हैं तो आप कर लेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि इन एनी केस आपको एक एग्जाम देना होता है, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो जाए या एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपको निकालना होता है, उसके बाद देन यू हैव टू इंटरव्यू या जीडी ग्रुप डिस्कशन कहीं कहीं पे होता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको जो है इंटरव्यू फेस करना होता है, वाइवा फेस करना होता है, जो कि मोस्टली आपके किसी स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक पर आपको जो है जिस पर आपको एक प्रपोजल बनाना होता है उसके हिसाब से आपको, तो वो आपके लिए एक लंबी चीज है क्योंकि आप बीए वाले बच्चे हैं, तो बस एक सिनॉप्टिक व्यू दिया। उसके अलावा बीए के ठीक बाद जो मैं आजकल लोगों को एडवाइस करती हूँ वो ये एडवाइस करती हूँ कि अपने ना पोर्टफोलियो को डाइवर्स करो। जैसे कि आजकल इंटर्नशिप करने का बहुत चलन है, हमारे टाइम में ये सब नहीं था, पर बीए करते करते जैसे इंटर्नशाला इस तरह के जो तमाम वेबसाइट्स हैं आप देखते हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट डीयू बीएचयू के भी कई लोगों ने जो है अलग अलग लेवल पे ना कुछ 2-3 महीने का आप इंटर्नशिप कीजिए जहां पर आपको कुछ राइटिंग एक्टिविटीज दें। कई सारे ऐसे एनजीओज हैं या कई सारे ऐसे मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं अलग अलग लेवल पे जो कुछ रीडिंग राइटिंग का ना छोटा मोटा काम आपको, दे माइट नॉट बी वेरी वेल पेड बट दे विल यू नो गिव यू सर्टेन डेडलाइंस जिसके अंदर आपको काम करने, कुछ लिखने बोलने समझने का काम करना होगा, ठीक है। तो उस तरीके की इंटर्नशिप्स आप कीजिए और बीए के बाद आपके सामने कई सारे फेलोशिप्स हैं, जैसे गांधी फेलोशिप पिरामल फाउंडेशन का, बहुत ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बीए सोशल साइंसेस के लिए ओपन है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं, एक भूमि फेलोशिप आती है जिम प्रेमजी फाउंडेशन की, रूरल लेवल पे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हैं उसके लिए वहां पर है। और अब तो कई सारे जो है जैसे चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस फेलोशिप है हरियाणा गवर्नमेंट का, अराउंड 50,000 दे पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ दिस फेलोशिप्स में बीए का ही है, ठीक है। मास्टर्स करने के बाद भी कई लोग जाते हैं, कहीं 30 से लेके 50,000 के बीच में वो लोग पे करते हैं। जन स्वराज फेलोशिप आया है प्रशांत किशोर वाले ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, दे आल्सो पे अराउंड 50,000, आई थिंक ये लास्ट ईयर ही आया है, मेरे कई स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो आपको ना फील्ड का एक्सपोजर देते हैं, ठीक है, फील्ड का एक्सपोजर आपने एक तो ये है कि पढ़ लिया, ठीक है, 11 महीने 12 महीने आप फील्ड में जाकर काम करते हो, गैदर सर्टेन काइंड ऑफ डेटा, you are also fine tuned, you are also trained by the experts in their fields to think or work in a certain manner. जब तक आप मतलब ठीक है, if you are not very decisive you can definitely go for and they can provide you a very important bridge कि उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, और hands on experience के लिए ना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के फेलोशिप जो है you can, एक चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी आता है, ठीक है, एक अर्बन फेलोशिप दिल्ली सरकार का भी है, चीफ मिनिस्टर्स अर्बन डेवलपमेंट फेलोशिप या ऐसा उसका कुछ नाम है। तो इस तरह के तमाम फेलोशिप्स हैं और उनमें वही एक रिटन टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू काइंड ऑफ एक एलिमिनेशन का एक राउंड होता है, ठीक है। तो इसमें आपके वही स्किल्स फिर टेस्ट किए जाएंगे और अच्छी चीज है कि आपको फील्ड का या ग्राउंड का जो है एक्सपीरियंस जो है मिलता है। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ठीक है मास्टर्स करना, अगर बहुत श्योर हो कि आप एकेडमिया में आना चाहते हो करो, लेकिन even if you let's say want to be a bureaucrat or if you want to be into civil services, why not try? जैसे गुड गवर्नेंस जो फेलोशिप है हरियाणा गवर्नमेंट का, one of my students was doing that, they are paying well and then you are being acquainted with the entire administrative apparatus, किस तरीके से एक राज्य में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अशोका का जो यंग इंडिया फेलोशिप है वेरी रिनाउंड, उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो लेकिन वो एलिजिबिलिटी तो बोलते हैं सब में बीए, और आप देखेंगे कि जो एज अपर एज लिमिट है वो भी 25, 26, 27 साल तक वाला ही है कि मैक्सिमम बीए में या कुछ 1-2 साल का एक्सपीरियंस ऐसा ही वो ढूंढते हैं, नहीं भी है तो यू कैन जस्ट कम्पीट। लेकिन काफी कंपटीशन जो है उसमें टफ होता है। मैंने कई लोगों का मैंने प्रोफाइल निकाल कर देखा तो दे आर मोस्टली बहुत अच्छी जगह से मास्टर्स किया है, फॉरेन से मास्टर्स किया है या बहुत प्रेस्टिजियस जगह से मास्टर्स किया, नॉट टू जस्ट से कि आपकी जो एबिलिटी उनसे कहीं कम है, ऐसा नहीं है, बट देन यू हैव टू मेक योरसेल्फ एट पार, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो सिर्फ इस पढ़ाई से नहीं होगा, वो उन स्किल्स को जनरेट करके होगा जिसकी मैं बात अभी आपके साथ कर रही हूँ। देन ऑफ कोर्स बिकॉज अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको जो बेसिक निटी-ग्रिटीज हैं, जो थियोरेटिकल चीजें हैं उसका बहुत क्लियर कट जो है अंदाजा है, सो यू आर एट आई थिंक अ
better position to analyze your surroundings, events with a particular lens, तो आप of course political analyst या journalism का भी course कर सकते हैं. If you have a hunch for articulation, writing, तो ये काम भी आप कर सकते हैं. फ्रीलांसिंग कई लोग आजकल कर रहे हैं, अलग अलग मीडिया ग्रुप से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उनके लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है. एंड देयर कैन नॉट बी वन फाइन डे जिस दिन आपको लगेगा आप बेस्ट लिख लेंगे उसी दिन आप लिखना शुरू करेंगे. नो, स्टार्ट डूइंग, ठीक है. तो यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दोस प्लेटफॉर्म्स. देन आजकल जो ये 2-3 जो बहुत इमर्जिंग फील्ड्स आ रहे हैं, जो कि एक पब्लिक रिलेशंस जो मैनेजर या पब्लिक रिलेशंस जो है एक्सपर्ट के तौर पर भी कई जगहों पर वैकेंसीज आती हैं. उसके लिए पॉलिटिकल साइंस की भी डिग्री जो है बहुत इंपॉर्टेंटली, सोशल साइंस की इन जनरल मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट हो सकती है. कई बार पीआर का कोई कोर्स भी हो सकता है जो आप करें. बट बिकॉज वी हैव दिस इनंडेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ फर्म्स व्हिच आर स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिसीज. पब्लिक पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है करियर चॉइस की तरह कई लोगों के लिए आ रहा है. कई जगहों पर स्पेशली मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी की कोर्सेज चल रही हैं, दे आर वेरी सॉट आफ्टर, ठीक है. और पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट का भी जो आजकल जो ये है ट्रेंड है वो बहुत और बहुत वेल पेड भी है, ठीक है. सम ऑफ यू माइट वांट टू इवन गो टू द सोशल सेक्टर, सोशल वर्क करके यू कैन जॉइन सम एनजीओ. अगर रिसर्च के लिए हंच है तो एनजीओज हैं, थिंक टैंक्स हैं, थिंक टैंक्स, many organizations, institutions, organizations जो कि काम करती हैं स्पेशली किस चीज के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है. तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो IDSA, ICWA, ठीक है, CPR सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, CSDS, इस तरह के ये तो बहुत रिनाउंड, गेटवे हाउस, इस तरह के बहुत रिनाउंड हैं. पर कम रिनाउंड भी हैं. और फिर एनजीओ सेक्टर भी है जहां पर they actually need people who have a certain bent of mind, जो है चीजों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक रिसर्च बेंट ऑफ माइंड से उस चीज पर बात कर सकते हैं. दे नीड सच स्किल्स, ठीक है. एक बड़ा अच्छा फेलोशिप जो आजकल आया है पिछले कुछ सालों में, वो आया है लैम्प फेलोशिप, जो कि लेजिस्लेटिव असिस्टेंट का काम करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, ठीक है. और उसमें भी जो क्राइटेरिया है वो BA की ही डिग्री है, ठीक है. अगर आप पॉलिटिकल साइंस में ट्रेंड है, यू कैन डू इट इन अ बेटर मैनर, क्योंकि आजकल जो पूरा ये जो लेजिस्लेशन का भी जो पूरी प्रक्रिया है उस पे आप बेसिकली किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को असिस्ट करते हैं. अब आप सोचिए कि कितना अच्छा मौका होता है अगर आप 11-12 महीने के लिए यू आर असिस्टिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जहां पर उनको बिल ड्राफ्ट करने में या जो प्रोसीडिंग्स होती हैं लेजिस्लेचर की उसके बैक साइड में जो तमाम तरह का पेपर वर्क होता है उसके लिए. व्हाट काइंड ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विल बी, वेरी रिच एक्सपीरियंस इन फैक्ट, ठीक है. और आपको अच्छा स्टाइपेंड भी देते हैं, तो यू कैन एस्पायर फॉर सच फेलोशिप्स. तो ऑफ कोर्स ये आपके सीवी में जिसको बोलते हैं 4 चांद लगाने का ना सिर्फ काम करता है, बल्कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली एक सर्टेन प्रकार का स्किल प्रोवाइड करता है. अभी बात कर रहे थे ना सौम्या और अखिलेश कि टीम वर्क क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन वर्क क्या होता है, वो डिस्कोर्स सोसाइटी के अंदर में सीखा है कि कैसे काम करते हैं. तो जब आप करेंगे नहीं ना तब तक सीखेंगे नहीं, सिर्फ थ्योरी में बोलकर नहीं होता, ठीक है. तो तभी मैं जो है स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए आपको जो है कोशिश करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर कि भाई अल्टीमेटली हमको ये बनना है तो हम ये सब क्यों करें, नहीं. दिस आर ऑलवेज मल्टीपल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जिसके लिए आपको कोशिश करते रहनी चाहिए. तो ये सारी चीजें आजकल जो और बहुत एक चीज हुआ क्योंकि इलेक्शन आजकल एक बड़ा प्रोफेशनल एंटरप्राइज की तरह उभर कर आया है, वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट, इलेक्शन मैनेजर का जो आजकल पोर्टफोलियो है वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा है. तो IPAC जैसे ऑफ कोर्स संस्थाएं हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. कि प्रोफेशनली जो है इलेक्शन को विन करने के पीछे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं और वो हायर करती हैं इस तरह के लोगों को who can actually provide with them a certain kind of inputs. तो आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की ट्रेनिंग है वो डेफिनेटली आपको एक अपर एज देती है, ठीक है. दिस कुड बी अ गुड करियर प्रोस्पेक्ट जिस पे काम किया जा सकता है. काफी लोग जो है इसमें से लॉ को भी जो है हो सकता है पॉलिटिकल साइंस और लॉ, क्योंकि मुझे लगता है एक कॉम्प्लीमेंटारिटी तो है ही है इन दो विषयों में. लॉ परस्यू करना अगर चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. और एकेडमिक्स और टीचिंग तो है ही है, नीडलेस टू सी. टीचिंग के लिए आपको नीडलेस टू से आपको B.Ed और M.Ed इस तरह की जो है डिग्रीज चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये तमाम ऑप्शंस, लेकिन ये सारे ऑप्शंस ना मैं फिर भी बोल रही हूँ, इन सारे ऑप्शंस में सिर्फ ऐसा नहीं कि आप डिग्री लेकर और अचीव कर लेंगे कुछ चीजें. इन सारे ऑप्शंस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये
स्किल सेट, जिसकी मैं बार बार बात करूँ, एक स्किल सेट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कंटिन्यूअस प्रयास में रहना चाहिए कि ये स्किल सेट जो है आप अपने अंदर लाएं, डेवलप करें। एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे कर कर आएगा और उस चीज के लिए आपको सचेत रहना है, ठीक है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को रोकती हूँ और आपको वेलकम भी करती हूँ जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको, कि आप इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने, पार्ट बने। एंड लेट मी टेल यू, दिस विल बी द बेस्ट टाइम्स ऑफ योर लाइफ। दिस यूनिवर्सिटी लाइफ जो बीए का टाइम होता है, दिस विल बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। मेक not just most use of it, make this phase the most enjoyable part of your life. लर्निंग को भी आप जो है अच्छी तरीके से हंसते खेलते करें और ऑफ कोर्स आपके मेंटर्स हैं आपके लिए, तमाम ये क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं जिसके साथ आप जुड़े रहकर अपने आप को और ज्यादा समृद्ध बना सकते हैं। ऑल माय बेस्ट विशेस एंड दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड।